चलिए स्टूडेंट, आज हम आपके यूनिट 4 जो इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड मैग्नेटिज्म जो पढ़ रहे हैं उसी को कंटिन्यू करते हैं। तो इसके अंतर्गत आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है आपका डाइलेक्ट्रिक परावैद्युत किसे कहते हैं। तो परावैद्युत पदार्थ जो है या परावैद्युत या डाइलेक्ट्रिक मटेरियल क्या होते हैं ये देखते हैं हम। तो परावैद्युत वे पदार्थ होते हैं जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है, ठीक है। जिनमें ऐसे पदार्थ जिनमें से होकर के विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता, लेकिन विद्युत क्षेत्र में रखे जाने पर ये विद्युत प्रभाव की घटना प्रदर्शित करते हैं, है ना। इनमें क्या होता है, एक्चुअली में होता क्या है, इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अभाव होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता, है ना। तो ये परावैद्युत माध्यम होते हैं जिनमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता और विद्युत क्षेत्र में रखे जाने पर ये क्या करते हैं, विद्युत प्रभाव की घटना प्रदर्शित करता है, लेकिन अपने में से होकर के विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होने देता। इसका जो एग्जाम्पल है, जैसे आपका लकड़ी है, वुडन है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल आपका वुडन है, लकड़ी है, ग्लास है ना, मिका है, ये सब इसका एग्जाम्पल है। वुडन, लकड़ी, ग्लास, कांच और मिका, अभ्रक, ये सभी क्या कहलाते हैं, परावैद्युत पदार्थ कहलाते हैं, है ना। इसको क्या होता है, जब हम ऐसे पदार्थ को विद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो क्या होते हैं कि विद्युत क्षेत्र में रखे जाने पर इनमें से, जैसे हमने एक प्लेट ले लिया, यहाँ पर हमने डाइलेक्ट्रिक मीडियम रख दिया, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर विद्युत विभवांतर आरोपित करेंगे, ठीक है, यहाँ पर विभवांतर आरोपित करेंगे तो क्या होगा, जैसे ये प्लेट धन आवेशित हो जाएगा, है ना, ये प्लेट धन आवेशित होगा और ये प्लेट क्या होगा, ऋण आवेशित, ठीक है। तो सेम ये जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम है इसको हम कहते हैं डाइलेक्ट्रिक मीडियम, परावैद्युत पदार्थ। तो ये परावैद्युत पदार्थ क्या करेगा, ये विद्युत, इसमें से विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होगा, लेकिन ये विद्युत प्रभाव की घटना में भाग लेता है। तो क्या होगा, इसके मॉलिक्यूल्स जो है, इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं ये विद्युत क्षेत्र की दिशा में संरेखित होते हैं, है ना। इसकी दिशा में पॉजिटिव, यहाँ पर ये पॉजिटिव है तो ये निगेटिव पॉजिटिव जाएगा, निगेटिव पॉजिटिव, निगेटिव पॉजिटिव, निगेटिव पॉजिटिव। इसके मॉलिक्यूल्स है विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में क्या होते हैं, संरेखित हो जाते हैं, विद्युत क्षेत्र की दिशा में संरेखित होते हैं, ठीक है। मतलब इस डायरेक्शन में, मतलब ये वाला इसका सरफेस जो है यहाँ पर ये निगेटिव है तो ये वाला सरफेस इसका पॉजिटिव हो जाएगा, है ना, इस तरह से ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये वाला सरफेस क्या होगा, इसका निगेटिव होगा। कहने का मतलब है, मान लो यहाँ पर ये प्लेट है, इस प्लेट के बीच अब अगर हम विभवांतर लगाते हैं जिससे इलेक्ट्रिक फील्ड E उत्पन्न होता है, ये प्लेटों के बीच में प्लेट A और B है, तो इसकी विपरीत दिशा में, ये बाह्य इलेक्ट्रिक फील्ड की विपरीत दिशा में एक इस परावैद्युत पदार्थ के अंदर एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है E, जिसकी दिशा बाह्य विद्युत क्षेत्र की दिशा के अपोजिट, मतलब इसकी दिशा इस डायरेक्शन में है तो इसकी दिशा क्या होगा, इस दिशा में उत्पन्न हो जाता है। और इस तरह से ये विद्युत बाह्य विद्युत प्रभाव है उसकी घटना को, बाह्य विद्युत क्षेत्र की मान को कम करने का प्रयास करता है। तो इस तरह से ये जो है ई रेज जो है इसके अंदर प्रोड्यूस हो जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड जो बाह्य विद्युत क्षेत्र की दिशा में होता है ना, जो बाह्य विद्युत क्षेत्र के प्रभाव को कम करने का प्रयास करता है। तो ऐसे पदार्थ को हम क्या कहते हैं, परावैद्युत पदार्थ, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल कहते हैं। ऐसे पदार्थ की जो परावैद्युतांक होती है, परावैद्युतांक, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ऐसे पदार्थ की जो इसकी जो सामर्थ्य है इसको नापने के लिए हम किसको इस्तेमाल करते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ये लेते हैं, ये इसकी परावैद्युतांक को प्रदर्शित करता है, इसको हम कहते हैं परावैद्युतांक, अर्थात परावैद्युत पदार्थ की परावैद्युतांक, ठीक है, ये परावैद्युतांक होता है। तो परावैद्युतांक होता क्या चीज है, तो परावैद्युतांक इज इक्वल टू क्या होता है, एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ये होता है परावैद्युतांक बराबर माध्यम की विद्युतशीलता बटे क्या होता है, निर्वात की विद्युतशीलता। तो किसी भी परावैद्युत पदार्थ की परावैद्युतांक के इज इक्वल टू क्या होता है, माध्यम, यहाँ पर परमिटिविटी
माध्यम का प्रावैधतांक बटे क्या होगा, परमिटिविटी ऑफ एयर का वैक्यूम हो जाएगा, एयर और वैक्यूम हो जाएगा। निर्वात या वायु की विद्युतशीलता, तो किसी भी माध्यम का प्रावैधतांक जो होता है उस माध्यम की विद्युतशीलता, ये माध्यम जो है हमने प्रावैधिक माध्यम रखा उसकी विद्युतशीलता अपन क्या हो जाएगा, निर्वात, जब ये खाली रहेगा इसकी जगह हवा भरा रहेगा यहाँ पर या एयर रहेगा, तो उस कंडीशन में उसकी क्या होगा, विद्युतशीलता, जिसका मान मैंने बताया था 8.850 10⁻12 क्या होता है 8.854 10⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है इसका जो वैल्यू है। ठीक है, तो ये हो गया आपका परावैद्युत पदार्थ एवं परावैद्युतांक। ठीक है, अब हम देखते हैं इसकी परावैद्युत सामर्थ्य क्या होता है। परावैद्युत सामर्थ्य क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। तो क्या होता है, जब हम किसी परावैद्युत माध्यम को विद्युत क्षेत्र में रखते हैं, है ना, विद्युत क्षेत्र में रखते हैं, जब परावैद्युत माध्यम को परावैद्युत सामर्थ्य डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ परावैद्युत सामर्थ्य, तो ये जो परावैद्युत सामर्थ्य जो है ये क्या होता है, परावैद्युत पदार्थ की विद्युतशीलता ग्रहण करने की जो क्षमता होती है ना। देखिए, हर मटेरियल की विद्युत क्षेत्र को एडॉप्ट करने की, उसको ग्रहण करने की एक सीमा होती है, क्षमता होती है। उसके बाद क्या होगा, अगर उस मीडियम में हम कंटिन्यू अगर हम इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करते रहेंगे तो क्या होगा, वो बाहर एटमॉस्फेयर में डिस्चार्ज होने लगेगा। ठीक है, जैसे हम बैटरी, मोबाइल बैटरी यूज करते हैं, उसको चार्जिंग करते जाए, जब फुल हो जाएगा उसके बाद में चार्ज करेंगे तो क्या होगा, जो चार्ज है बाहर एटमॉस्फेयर में डिस्चार्ज होने लगता है ना। तो किसी भी मटेरियल की एक निश्चित सीमा होती है, ठीक इसी प्रकार विद्युत क्षेत्र ग्रहण करने की, ठीक इसी प्रकार जो परावैद्युत पदार्थ होते हैं उसकी विद्युत धारण करने की एक निश्चित सीमा होती है, क्षमता होती है। उसके बाहर यदि हम उसको विद्युत क्षेत्र देंगे तो उसकी डाइलेक्ट्रिसिटी जो है ना, जो विद्युत सामर्थ्य है, ये जो परावैद्युत सामर्थ्य है वो क्या होगा, नष्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा उसकी सामर्थ्य। तो परावैद्युत सामर्थ्य क्या होता है, ठीक है। तो जब किसी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल जो होते हैं, परावैद्युत पदार्थ होते हैं, जब हम उसे विद्युत क्षेत्र में रखते हैं, ठीक है, जैसे मैंने एक प्लेट बनाया, यहाँ पर एक प्लेट बनाया, ठीक है, इसके बीच में हम क्या करेंगे, विद्युत क्षेत्र आरोपित करेंगे, एक्सटर्नल विद्युत इलेक्ट्रिक फील्ड, ये होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, बाह्य विद्युत क्षेत्र आरोपित लगाएंगे। ठीक है, ये कैसे लगाते हैं, ये प्लेट ए और बी के बीच में विभवांतर आरोपित करके, यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक डाइलेक्ट्रिक पदार्थ रख देते हैं, प्लस सिरा और ये निगेटिव सिरा होगा। ठीक है, तो जब हम क्या करेंगे, विद्युत क्षेत्र लगाएंगे तो यहाँ पर विभवांतर को धीरे धीरे बढ़ाते जाते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस ये प्लेटों के बीच में, है ना, विभवांतर को क्या करते हैं, बढ़ाते जाते हैं। तो ठीक है, जैसे जैसे हम विभवांतर को बढ़ाते जाएंगे क्या होगा, इसमें इसके जो अंदर में जो अणु है परावैद्युत पदार्थ के अंदर, वो विद्युत क्षेत्र की दिशा में क्या हो जाएंगे, संरेखित होते जाएंगे। इस तरह से जब समस्त मॉलिक्यूल जो है, समस्त अणु जो है, जब संरेखित हो जाएंगे और उसके बाद फिर हम अगर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को बढ़ाएंगे या विद्युत विभव को बढ़ाएंगे, ये आपको पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव है, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, ये इस तरह से ये सभी विद्युत क्षेत्र की दिशा में संरेखित हो जाएंगे और इसका नेगेटिव चार्ज जो है, ये नेगेटिव, ये वाला साइड है परावैद्युत पदार्थ का, ये पूरा नेगेटिव हो जाएगा, ये वाला साइड क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। अब इसके बाद विभवांतर को और बढ़ाते जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन जो है ये क्या होगा, मॉलिक्यूल को छोड़ देंगे, है ना, मॉलिक्यूल को क्या होंगे, छोड़ देंगे, अणु को छोड़ देंगे। तो अणु को छोड़ देंगे तो फिर क्या हो जाएगा, ये इसके अंदर स्वतंत्र रूप से घूमना शुरू कर देगा। तो जब ये अणु को छोड़ देंगे तो इस समय क्या होगा, ये इसकी जो परावैद्युत सामर्थ्य जो है समाप्त हो जाएगा, है ना, परावैद्युत सामर्थ्य हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा।
तो जब हम विद्युत विभव को बढ़ाते जाते हैं तो एक निश्चित सीमा के अंदर जब कोई पदार्थ जो है ना, उसकी प्रायोगिक सामर्थ्य बनी रहती है, उसके आगे और बढ़ाने पर उसकी प्रायोगिक सामर्थ्य खत्म हो जाती है ना, उसे हम क्या कहते हैं, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कहते हैं। उस परावर्तित पदार्थ की क्या कहते हैं, सामर्थ्य कहते हैं। मतलब इसके जो इलेक्ट्रिक फील्ड होल्ड करने की जो पावर होती है, ठीक है, किसी भी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल जो होता है, प्राकृतिक पदार्थ होते हैं, उसको विद्युत ग्रहण करने की जो क्षमता है, जो होल्ड करने की जो क्षमता है, होल्ड करने की जो पावर है, उसके बाहर अगर हम उसको और विद्युत विभव बढ़ाएंगे तो वो समस्त अणु जो है टूट जाएंगे, ठीक है। उस कंडीशन में उसकी परावैद्युत सामर्थ्य, उसकी वैद्युता खत्म हो जाएगा, तो इसे हम कहते हैं उसकी परावैद्युत सामर्थ्य। एक निश्चित सीमा के अंदर विद्युत क्षेत्र ग्रहण करने की जो क्षमता होती है, उसे हम उस परावैद्युत पदार्थ की क्या कहते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कहते हैं, परावैद्युत सामर्थ्य कहते हैं। अतः किसी परावैद्युत पदार्थ की परावैद्युत सामर्थ्य, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ उसे कहते हैं जब विद्युत क्षेत्र या विद्युत विभव का वह मान जहां तक उसके इलेक्ट्रॉन जो है ना, प्राकृतिक पदार्थ के अणुओं के इलेक्ट्रॉन जो है अणु से अलग नहीं हो पाते, पृथक नहीं हो पाते, उसे हम क्या कहते हैं, उस प्रावैद्युत पदार्थ की परावैद्युत सामर्थ्य कहते हैं। तो ये है परावैद्युत सामर्थ्य। अब हम देखते हैं धारिता, कैपेसिटी क्या होता है, ठीक है। तो यहां पर अब हम देखते हैं धारिता। धारिता कैपेसिटी, तो कोई भी कंडक्टर होता है, कोई भी चालक होता है ना, उसकी आवेश ग्रहण करने की एक निश्चित सीमा होती है, चार्ज एक्सेप्ट करने की, या विद्युत क्षेत्र में जब हम रखते हैं, ठीक है। जैसे बर्तन हो गया, ठीक है, ये जैसे मेरे पास ही एक बॉटल है, इसमें पानी कब तक भरेंगे, जब तक ये बॉटल फिल अप ना हो जाए, इसके बाद अगर भरेंगे तो क्या होगा, पानी जो है बाहर गिरेगा, ठीक है। तो सेम इसी प्रकार किसी कंडक्टर को जब हम चार्ज देते हैं, तो जब जितनी उसकी कैपेसिटी होगी उतना ही चार्ज वो क्या करेगा, होल्ड करेगा, ठीक है, उतना ही चार्ज क्या करेगा, वो कंडक्टर होल्ड करेगा। और उससे ज्यादा अगर चार्ज देंगे तो क्या होगा, वो एटमॉस्फेयर में, हवा में, वातावरण में डिस्चार्ज होने लगेगा। तो हम इसे क्या कहते हैं, किसी भी चालक, किसी भी कंडक्टर की आवेश ग्रहण करने की जो क्षमता होती है, उसे हम उसकी धारिता कहते हैं, ठीक है। किसी भी कंडक्टर जो होते हैं, जो चालक होते हैं, उसकी आवेश ग्रहण करने की जो क्षमता होती है, उसे हम उस चालक की क्या कहते हैं, धारिता कहते हैं, कैपेसिटी कहते हैं। इसको कैपिटल सी से प्रदर्शित करते हैं। तो कैपेसिटी कैपिटल सी। तो अब यहाँ पर कैपेसिटी को हम किसी जो इलेक्ट्रिक फील्ड में जो भी हम इलेक्ट्रिकल फिजिकल क्वांटिटी यूज कर रहे हैं उससे रिलेट करेंगे। कैसे रिलेट होगा, तो अगर हम किसी कंडक्टर को चार्ज दे रहे हैं, ठीक है, ये हमारे पास एक कंडक्टर है, इसको हम चार्ज दे रहे हैं, है ना, प्लस Q चार्ज। तो ये क्या होगा, ये चार्ज जो है यूनिफॉर्म रूप से, समान रूप से इस कंडक्टर चालक की सतह पर क्या हो जाएगा, समान रूप से वितरित हो जाएगा, फैल जाएगा। इसके बाद अगर हम और इसको चार्ज देंगे, जब इसकी चार्ज ग्रहण करने की क्षमता खत्म हो जाएगी तो और चार्ज देंगे तो क्या होगा, ये चार्ज जो है फिर हवा में क्या होगा, डिस्चार्ज होने लगेगा। क्योंकि किसी भी कंडक्टर की एक निश्चित सीमा होती है चार्ज ग्रहण करने की, उसके आगे उसकी सीमा खत्म हो जाती है, तो वो चार्ज का क्या होगा, हवा में डिस्चार्ज होने लगेगा, हवा में, एयर में, एटमॉस्फेयर में जाने लगेगा, ठीक है। तो इस चार्ज को होल्ड करने की जो क्षमता होती है, उसे ही हम चालक की क्या कहते हैं, धारिता कहते हैं। तो चालक की धारिता को हम यहाँ पर रिलेट करेंगे विभव से, ठीक है। चालक की धारिता को हम किससे रिलेटेड करेंगे, विभव से। तो इसको अगर हम किसी कंडक्टर को चार्ज देते हैं, यहाँ पर हम लेते हैं चार्ज Q लेते हैं, और Q चार्ज देने से उस कंडक्टर का इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, है ना, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल इंक्रीज होकर के क्या हो जाता है, विद्युत विभव जिसको हम कहते हैं
इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल क्या हो जाता है, V हो जाता है। मतलब इसको Q चार्ज दिए, इसका विभव बढ़ करके क्या होगा, इंक्रीज हो गया। एकदम सिंपल एग्जांपल है इसका। एक बर्तन लिया हमने, इसमें पानी दिया, पानी डाला, तो ये क्या होगा, धीरे धीरे जैसे जैसे पानी की मात्रा बढ़ाते जाएंगे इसकी लेवल क्या हो जाएगा, इंक्रीज होते जाएगा। सेम इसी प्रकार इसमें हम चार्ज देते जाएंगे तो इसका विभव क्या होगा, इंक्रीज होते जाएगा, है ना। V1 फिर V2 फिर V3 फिर V4 एंड सो ऑन। तो टोटल Q चार्ज Q1 Q2 Q3 Q4 एंड सो ऑन। ठीक है, ये देखिए तो टोटल चार्ज V हो जाएगा, सॉरी टोटल विभव V हो जाएगा और टोटल चार्ज क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा। तो इस तरह से Q1 चार्ज देने से V1 विभव हो गया, Q2 चार्ज देने से तो फिर बढ़ गया थोड़ा। जैसे हम इसमें पानी डालते जाएंगे तो इसका पानी जो लिक्विड है उसकी बर्तन में सतह धीरे धीरे इंक्रीज होती जाएगी। वैसे ही किसी कंडक्टर का विभव धीरे धीरे क्या होता है, इंक्रीज होता है। जब ये जो बर्तन की हमने पॉट लिए है इसकी लेवल तो फुल हो जाएगा, है ना, तो इसकी क्षमता क्या हो जाएगी, वाटर होल्ड करने की या लिक्विड होल्ड करने की क्षमता क्या होगा, खत्म हो जाएगा। इसके बाद अगर हम पानी डालेंगे फिर बाहर से तो क्या हो जाएगा, ये बाहर गिरेगा। ठीक है, ठीक इसी प्रकार इसका विभव जब फुल हो जाएगा, जितना इसका विभव है ना, इसका चार्ज होल्ड करने की क्षमता खत्म हो जाएगी, अर्थात इसका पोटेंशियल इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल मैक्सिमम हो जाएगा। उस समय ये और चार्ज होल्ड नहीं कर पाएगा। ठीक है, उस समय और चार्ज होल्ड नहीं कर पाएगा, उस समय इसकी धारिता खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जितना बड़ा इसका आकार होगा उतना ही ज्यादा चार्ज होल्ड करेगा। जैसे कि बर्तन का आकार ज्यादा बड़ा हो तो ज्यादा लिक्विड आएगा, छोटा है तो कम आएगा, है ना। जैसे मेरे पास ये बॉटल है और एक छोटा सा गिलास ले लूंगा तो गिलास में कम पानी आएगा, बॉटल में ज्यादा पानी आएगा। सेम इसी प्रकार अगर हम दो कंडक्टर लेते हैं, है ना, दो कंडक्टर लेते हैं, एक का आकार बहुत बड़ा और एक आकार छोटा है, तो छोटे कंडक्टर में कम चार्ज आएगा, अर्थात उसका विभव जल्दी इंक्रीज हो जाएगा, और जिसका आकार बड़ा है उसको बहुत ज्यादा आवेश आएगा, उसका विभव इंक्रीज होने में टाइम लगेगा, उसको ज्यादा चार्ज लगेगा। तो यहाँ पर किसी भी चालक को दिया गया चार्ज जो है उसके विभव के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात Q प्रोपोर्शनल टू V होता है। ठीक है, Q प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, V होता है। ठीक है, तो यहाँ पर Q इक्वल टू अनुक्रमानुपाती चिन्ह को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट लगाएंगे V। यहाँ पर जो C है एक अनुक्रमानुपाती नियतांक है C, ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। ठीक है, where C क्या है, where C ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, अनुक्रमानुपाती नियतांक कहते हैं, जिसे चालक की धारिता कहते हैं, कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर, है ना, जिसे हम चालक की क्या कहते हैं, धारिता कहते हैं। तो ये C क्या होगा, चालक की धारिता। तो चालक की धारिता कितना हो जाएगा, तो चालक की जो धारिता है C इज इक्वल टू, तो यहां पर हम लिखेंगे चालक की धारिता C, इक्वेशन इसको 1 दे देते हैं, तो यहां से हमको चालक की धारिता C मिल जाएगा, C इज इक्वल टू Q अपॉन V, C इज इक्वल टू Q अपॉन V। तो ये है चालक की धारिता, कैपेसिटी, चालक की धारिता। ठीक है, चालक की धारिता। तो चालक की धारिता कैपेसिटी इज इक्वल टू, अगर वर्ड में लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, चार्ज आवेश बटे क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल या पोटेंशियल, चार्ज आवेश बटे क्या हो जाएगा, विभव हो जाएगा, ये हो जाएगा विभव। ठीक है, इसका हम यूनिट देखते हैं, मात्रक। तो इसका मात्रक क्या होगा, इसका मात्रक होगा यूनिट ऑफ कैपेसिटी, धारिता का मात्रक इज इक्वल टू क्या होगा, यूनिट ऑफ चार्ज अपॉन यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल और पोटेंशियल, विद्युत विभव का मात्रक।
तो इसमें आएगा आपका चार्ज का मात्रक क्या होता है, चार्ज का मात्रक क्या होता है, कूलम्ब होता है ना, कूलम्ब होता है, और विभव का मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। तो इसका मात्रक होगा कूलम्ब पर वोल्ट इज इक्वल टू, इसको कहते हैं फैराड। क्या कहते हैं, फैराड। और इसको हम कैपिटल F से डिनोट करते हैं, कैपिटल F से डिनोट करते हैं, ठीक है, कैपिटल F से डिनोट करते हैं। तो ये हो गया धारिता का मात्रक, ठीक है, धारिता का मात्रक। तो जो हम मार्केट में कंडेंसर खरीदते हैं, है ना, उसमें क्या लिखा रहता है, MFD लिखा था, MFD या म्यू लिखा रहता है ना, म्यू एफ या फिर MFD, MFD। जो पंखे में लगा था ना, कैपेसिटर या कंडेंसर, आगे पढ़ेंगे हम, जो पंखे हैं, है ना, जो इलेक्ट्रिकल मोटर होते हैं, उनमें व्हाइट कलर का एक डिब्बा लगा रहता है, गोल सा, सिलेंड्रिकल से, उसको कंडेंसर या कैपेसिटर कहते हैं, है ना, संधारित्र कहते हैं। तो उसका जो मात्रक लिखा है, उसमें म्यू एफ लिखा रहेगा या MFD होगा। इसका मतलब होता है माइक्रो फैराड। क्या होता है, माइक्रो फैराड। ये होता है माइक्रो फैराड, माइक्रो फैराड, MFD, माइक्रो फैराड। तो ये किसकी इकाई है, धारिता की इकाई है। तो F जो है, फैराड जो है, इसका बड़ा मात्रक है ना, लार्ज यूनिट है। तो फैराड जो है लार्ज यूनिट है, तो इसका होता है 1 फैराड इज इक्वल टू होता है 10⁻⁻⁶ माइक्रो फैराड, ठीक है, 10⁻⁻⁶ माइक्रो फैराड होता है। सॉरी, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, इसको चेंज करिएगा। 1 फैराड इज इक्वल टू 1 जो माइक्रो फैराड होता है, क्योंकि छोटा इकाई है, तो 1 माइक्रो इक्वल होता है 10⁻⁶ फैराड। 1 माइक्रो फैराड इक्वल टू क्या होता है, 1 माइक्रो फैराड इक्वल टू 10⁻⁶ फैराड होता है। तो फैराड इसका बड़ा इकाई है और माइक्रो फैराड इसका छोटा इकाई है, ठीक है। अब हम यहाँ पर 1 फैराड को डिफाइन करेंगे, 1 फैराड, ठीक है। ये जो फार्मूला है, यहाँ से हम 1 फैराड को डिफाइन करते हैं, क्या होता है, तो 1 फैराड कब आएगा, अगर हम Q इज इक्वल टू 1 कूलम ले लेते हैं और V इज इक्वल टू 1 वोल्ट लेते हैं, तो F इज इक्वल टू क्या आएगा, 1C/1V इज इक्वल टू 1F। अर्थात यदि 1 फैराड डिफाइन है, अर्थात यदि किसी कंडक्टर को 1 कूलम आवेश देने पर उसका विभव बढ़ करके 1 वोल्ट हो जाता है। यदि किसी कंडक्टर को, चालक को 1 कूलम आवेश देने पर उसका विभव 1 वोल्ट हो जाता है, तो उस 1 फैराड कहते हैं। तो इस तरह से हम फैराड को डिफाइन करेंगे। चलिए आगे हम देखते हैं धारिता को प्रभावित करने वाले कारक। फैक्टर्स affecting capacity of conductor। चालक की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक। चालक की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक, प्रभावित करने वाले कारक। फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर, कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर। नंबर 1, सबसे पहले देखते हैं चालक की आकृति पर, साइज ऑफ कंडक्टर, चालक की आकृति पर, की आकृति, साइज ऑफ कंडक्टर, चालक की आकार पर। दूसरा, चालक के चारों ओर के माध्यम पर, मीडियम अराउंड कंडक्टर
चारों ओर के माध्यम पर और थर्ड है चालक के समीप उपस्थित किसी अन्य चालक के कारण। Conductor presence near conductor presence near any conductor presence near conductor। चालक के समीप उपस्थित किसी अन्य चालक के समीप उपस्थित किसी अन्य चालक चलिए देखिए कैसे इनको इफेक्ट करता है, कैसे प्रोवाइड करता है ये। तो सबसे पहले हम देखते हैं चालक के आकार पर। तो चालक के आकार जो होता है मतलब उसके क्षेत्रफल पर। मैंने बताया था कि अगर चालक का आकार छोटा है तो उसमें कम आवेश जाएगा और अगर बड़ा है तो उसमें ज्यादा आवेश जाएगा। तो इस तरह से किसी भी चालक की जो धारिता है, चालक की धारिता चालक के आकार पर निर्भर करता है, अर्थात चालक के आकार के अनुक्रमानुपात होता है। तो किसी चालक की जो धारिता है सी, ये प्रोपोर्शनल होता है एरिया। तो किसी चालक का धारिता जो है उस चालक के क्षेत्रफल के अनुक्रमानुपाती होता है। कहने का मतलब है अगर चालक जितना बड़ा है उसकी धारिता उतना ही अधिक होगा, अगर चालक छोटा है तो उसकी धारिता कम होगा। अगर छोटा कंडक्टर लेंगे तो उसकी धारिता कम होगा और अगर बड़ा कंडक्टर लेंगे तो क्या होगा, उसकी धारिता अधिक होगी। दूसरा देखते हैं मीडियम अराउंड कंडक्टर, चालक के चारों ओर के माध्यम। तो चालक के चारों ओर के माध्यम पर जैसे के प्रवर्तन का कोई माध्यम भर देते हैं, कोई कंडक्टर है कोई चालक है उसके चारों ओर के प्रवर्तन का माध्यम भर देंगे। तो के प्रवर्तन का माध्यम भरेंगे तो क्या होगा, उसकी धारिता उतना ही गुना इंक्रीज हो जाता है। तो सी प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, सी प्रोपोर्शनल टू के, माध्यम के प्रवर्तन के अनुक्रमानुपाती होता है। और तीसरा है एनी कंडक्टर प्रेजेंस नियर कंडक्टर, चालक के समीप अन्य उपस्थित किसी अन्य चालक पर डिपेंड करता है। ये कैसे डिपेंड करता है, अगर हम कोई चालक यहाँ पर चालक है, एक कोई कंडक्टर है, इसके समीप अन्य हम कोई कंडक्टर लाएंगे, ठीक है, तो इसकी धारिता क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, उसकी धारिता इंक्रीज हो जाती है, बढ़ जाती है। ये आगे नेक्स्ट टॉपिक में बताऊंगा कैसे बढ़ता है। तो चालक की धारिता तीन कारकों पर निर्भर करता है, चालक के आकार पर अर्थात उसके क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, दूसरा चालक के चारों ओर के माध्यम पर अर्थात उसके प्रवर्तन माध्यम पर निर्भर करता है, और तीसरा है चालक के समीप कोई अन्य चालक लाने पर उसकी धारिता बढ़ जाती है। तो इस तरह से चालक की धारिता को बढ़ाने की तीन बेस है, तीन आधार है, तीन प्रकार से हम चालक की धारिता को बढ़ा सकते हैं। उसके चालक के आकार को बढ़ा करके, चालक के चारों ओर कोई माध्यम रख करके, और तीसरा चालक के समीप कोई अन्य दूसरा चालक ला करके उसकी धारिता को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम देखते हैं संधारित्र क्या होता है ना। उसके बाद हम देखेंगे कि संधारित्र के सिद्धांत। तो संधारित्र क्या होता है, कैपेसिटर क्या होता है, ये देखिए। कैपेसिटर संधारित्र, तो जो मार्केट में मिलता है, जो बता रहा था वो डिब्बा इस सिलेंड्रिकल शेप में, उसको हम कंडेंसर या कैपेसिटर कहते हैं। और इसकी धारिता संधारित्र। तो सबसे पहले संधारित्र क्या होता है। संधारित्र एक ऐसी युक्ति है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करके रखता है ना, जिसको संधारित्र एक ऐसी इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करके रखता है।
ठीक है, ये इलेक्ट्रिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इसका डिफिनेशन हुआ कि संधारित्र एक ऐसी युक्ति है जो क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करता है ना। स्टोरेज ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को क्या करता है, स्टोर करके रखता है ना। दूसरा हम देखते हैं, संधारित्र एक ऐसी युक्ति है जिसमें किसी कंडक्टर के आकार को बढ़ाए बिना, किसी कंडक्टर के आकार में परिवर्तित किए बिना उसकी धारिता को बढ़ाई जा सकती है। इस युक्ति को हम क्या कहते हैं, संधारित्र कहते हैं। किसी चालक की धारिता उसके आकार में बिना परिवर्तन किए वृद्धि की जाती है, ऐसी युक्ति को हम क्या कहते हैं, संधारित्र कहते हैं, है ना। विदाउट चेंज देयर shape or size, we can increase their capacity. This type of device said to be condenser or capacitor. तो एक ऐसी युक्ति जिसके आकार, एक ऐसे चालक जिसके आकार या आकृति में परिवर्तित किए बिना उसकी धारिता को बढ़ाई जा सकती है, उसे हम क्या कहते हैं, संधारित्र कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का स्टोर करता है। ठीक है, स्टोरेज ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये एक ऐसा डिवाइस है जिसमें हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करके रखते हैं, उसे हम संधारित्र कहते हैं। चलिए हम इसका देखते हैं सिद्धांत, संधारित्र का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर, संधारित्र का सिद्धांत। इसको ध्यान से समझिएगा, ये एग्जाम में आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। संधारित्र का सिद्धांत, तो इसके लिए हम क्या लेंगे, इसके लिए हम लेंगे एक कंडक्टर लेंगे, है ना, एक चालक प्लेट लेते हैं। ठीक है, ये एक चालक प्लेट है जिसका क्षेत्रफल A है, प्लेट B है जिसका क्षेत्रफल A। ठीक है, अब हम इस कंडक्टर के आकार में परिवर्तन किए बिना हम क्या करते हैं, इसकी धारिता को बढ़ाएंगे। कैसे बढ़ाएंगे ये देखते हैं, यही संधारित्र का सिद्धांत है। कैसे बढ़ाते हैं, तो हम यहाँ पर ये प्लस क्यू चार्ज देते हैं, प्लस क्यू चार्ज। अब ये प्लस क्यू चार्ज एक साथ नहीं दिया जाता, बल्कि यूनिट चार्ज के रूप में दिया जाता है। यूनिट चार्ज के रूप में मतलब ये प्लस क्यू चार्ज को हम कैसे देंगे, एकांक आवेश, +1 फिर +1 फिर +1 फिर +1 यूनिट चार्ज के रूप में देंगे, है ना। 1 कूलम करके देंगे, है ना, यूनिट चार्ज के रूप में +1 कूलम +1 कूलम, है ना, +1 कूलम +1 कूलम। इस तरह से एकांक आवेश के रूप में हम इस जो कंडक्टर है, जो चालक है, उसको हम क्या करते हैं, आवेश देते हैं। तो ये जब इसका फुल चार्ज क्यू दे देते हैं, तब इसका विभव बढ़ करके क्या हो जाता है, V हो जाता है मैक्सिमम। जब इसका फुल चार्ज क्यू पूरा का पूरा चला जाता है, एकांक आवेश के रूप में पूरा चार्ज चला जाता है, तो इसका विभव क्या बढ़ जाता है, V बढ़ जाता है, बढ़ करके V हो जाता है। इस कंडीशन में अब हम इसको और चार्ज नहीं दे सकते। ये चार्ज जो है इस कंडक्टर पर क्या होता है, समान रूप से यूनिफॉर्मली क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, फैल जाता है। ठीक है, अंदर के पृष्ठ और बाहर के पृष्ठ दोनों तरफ यूनिफॉर्मली क्या होता है, फैल जाता है। ठीक है, इसको एक मैं सिंपल डायग्राम बनाता हूँ। ठीक है, उसको ज्यादा अच्छे से समझ जाएगा। तो ये कंडक्टर है जिसकी क्षेत्रफल A है, तो हम जब चार्ज देंगे तो ये चार्ज जो है अंदर और बाहर दोनों पृष्ठ पर समान रूप से फैल जाता है। जब इसका विभव मैक्सिमम होता है, पोटेंशियल बढ़ जाता है, तो क्या होता है, यहाँ पर इसका विभव समाप्त होता है। इसके बाद हम इसको और चार्ज नहीं दे सकते। ठीक है, इसके बाद और हम इसे चार्ज नहीं दे सकते, तो इसकी धारिता खत्म हो गई, समाप्त हो गई। लेकिन हम बोल रहे हैं कि इसके आकार में परिवर्तन किए बिना हमको इसकी धारिता बढ़ाएंगे। कैसे बढ़ाएंगे, तो अभी मैंने बताया 3 चीज बताया। एक तो चालक की आकार में बदल करके अथवा उसके क्षेत्रफल में परिवर्तन करके धारिता बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर हम उसको चेंज नहीं करना है, इसका आकार चेंज नहीं करना है, तो कैसे बढ़ाएंगे। तो 2 चीज और बच गया। एक तो है उसके आसपास कोई दूसरा चालक बना देते हैं, है ना, और दूसरा है उसके बीच में कोई माध्यम बढ़ देते हैं। तो चलिए इसके पास में एक दूसरा कंडक्टर ले आते हैं, है ना।
ये कंडक्टर P है, ये कंडक्टर Q है। तो क्या होगा, यहाँ पर ये जो चार्ज है ये धीरे धीरे डिस्चार्ज होकर के इस प्लेट पर आने लगेगा और दोनों सरफेस में ये क्या होगा, समान रूप से वितरित हो जाएगा। ठीक है, डिस्चार्ज होकर के यहाँ से पॉजिटिव चार्ज निकल करके इस प्लेट में आना शुरू हो जाएगा, प्लेट Q में। तो यहाँ से कोई चार्ज निकल कर, कुछ चार्ज निकल कर इसमें चला गया, मतलब इसको हम चार्ज दे सकते हैं। इसका मतलब क्या होगा, इसकी धारिता फिर से बढ़ गई, है ना, कहने मतलब इसकी धारिता क्या होगी, फिर से बढ़ गई। तो धारिता बढ़ गई तो इसको फिर से चार्ज दे सकते हैं, जिससे इसका विभव फिर बढ़ेगा। ठीक है, तो जब फिर इसको हम चार्ज देंगे तो फिर इसका विभव बढ़ेगा। तो जब इसका विभव पूरा फुल हो जाएगा, फुल चार्ज हो जाएगा, फुल चार्ज हो जाएगा, तो क्या होगा, अब हम इसको और चार्ज नहीं दे सकते। उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, तो हम क्या करेंगे उस कंडीशन में, इसके जमीन इसको क्या करेंगे, अब हम पृथ्वी से जोड़ देंगे, है ना, क्या करेंगे, पृथ्वी से जोड़ देंगे, अर्थ से कनेक्ट कर देंगे, अर्थ से कनेक्ट कर देंगे। तो इसका फिर जो आवेश है बाहर बाह्य पृष्ठ में जो आवेश है ये क्या होगा, पृथ्वी में चला जाएगा। मतलब ये आवेश जो है बाह्य पृष्ठ पर का आवेश पृथ्वी में चला जाएगा, मतलब इससे फिर आवेश की कमी हो जाएगी। ठीक है, अंदर का आवेश तो ये वाले आवेश से बंधे रहेंगे। ठीक है, अंदर का आवेश इस आवेश के कारण बंधे रहेंगे, लेकिन बाहर की पृष्ठ में जो आवेश है, ठीक है, यहाँ पर आवेश प्रेरित हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आवेश प्रेरित हो जाएगा और बाहर में धन आवेश प्रेरित हो जाता है, इंड्यूस्ड बाय इंडक्शन मेथड से। तो ये आवेश कहाँ चला गया, धन आवेश जो है, ये आवेश जो है आपका पृथ्वी में चला गया, इसका पृथ्वी से कनेक्ट कर दिए। ठीक है, पृथ्वी से कनेक्ट कर दिया तो पृथ्वी में चला गया। ठीक है, तो अब इसकी धारिता फिर से क्या हो जाएगी, फिर से इंक्रीज हो जाएगी, इसकी धारिता फिर से बढ़ जाएगी। पॉजिटिव चार्ज चला गया पृथ्वी में। ठीक है, तो यहाँ बाहर जो पृष्ठ में धन आवेश था वो पृथ्वी में चला गया, तो फिर इसकी धारिता क्या हो गई, बढ़ गई। इसकी धारिता बढ़ गई मतलब इसकी धारिता बढ़ गई, इसकी धारिता बढ़ गई मतलब इसको फिर से हम आवेश दे सकते हैं। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, फिर अगर पूरा फुल चार्ज कर देंगे, फुल आवेश देंगे तो इसकी धारिता मान लो खत्म हो गई, तो अब इसकी धारिता को फिर बढ़ाएंगे। तीसरा मेथड है, इनके बीच में हम कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम रख देते हैं। तो इनके बीच में हम डाइलेक्ट्रिक मीडियम रख देंगे तो इनकी फिर धारिता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। के प्रवर्तक का माध्यम रख देते हैं, प्राकृतिक माध्यम, डाइलेक्ट्रिक मीडियम। ठीक है, तो इसके इस सरफेस पर नेगेटिव चार्ज, इस सरफेस पर पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस्ड हो जाएगा इंडक्शन मेथड से। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम है ये इसके प्रभाव को कम करने का प्रयास करेगा। मतलब बाह्य इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मान लो E1 है और यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक के अंदर उत्पन्न इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, E2 है, तो यहाँ पर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू E1 माइनस E2। अर्थात यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा मतलब विद्युत विभव कम होगा, जाहिर सी बात है। विभव कम हुआ मतलब इसकी धारिता क्या हो गई, बढ़ गई। क्या होगी, धारिता बढ़ गई। तो इस प्रकार से हम देखिए इस चालक के आकार में हम परिवर्तित किए बिना ही हम इसकी धारिता को बढ़ा रहे हैं। यही क्या है, संधारित्र की प्रिंसिपल है, संधारित्र की धारिता है। ठीक है, तो अब इसकी धारिता का सूत्र देखते हैं। धारिता का सूत्र कितना होता है, तो संधारित्र की धारिता अभी बताया था, धारिता कैपेसिटी C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लेट को दिया गया आवेश, प्लेट को दिया गया आवेश है ना, चार्ज given to conductor means Q upon potential difference between plate P and Q, प्लेट P and Q। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसी के आगे, तो C इज इक्वल टू हो जाएगा दिया गया आवेश Q
मान लो इसका विभव V1 है, इसका विभव V2 है, तो ये हो जाएगा V1 माइनस V। तो ये है संधारित्र की धारिता C is equal to Q upon V1 minus V। संधारित्र की धारिता C is equal to Q upon V1 minus V। अब हम यहाँ पर इसकी यूनिट क्या होगा, मात्रक क्या होगा, तो इसका मात्रक होगा फैराड। ठीक है, अब हम 1 फैराड को डिफाइन करेंगे। 1 फैराड, तो 1 फैराड बराबर क्या हो जाएगा, 1 कूलम प्रति 1 वोल्ट, 1 कूलम बाय 1 वोल्ट होगा। ठीक है, इसको डिफाइन करेंगे तो 1 फैराड को डिफाइन करेंगे, तो अगर हम कंडक्टर को 1 कूलम चार्ज देने पर उनके बीच पोटेंशियल डिफरेंस कितना उत्पन्न हो जाता है, 1 वोल्ट हो जाता है। यही से आपको डिफाइन करना है, बहुत इजी है। ठीक है, यहाँ पर ये किसका वैल्यू है, V1 इक्वल टू V2, 1 वोल्ट ले लिया है ना, और इसको हमने ले लिया कितना, 1 कूलम। तो अगर किसी कंडक्टर को 1 कूलम चार्ज देने पर उसका उनके दोनों प्लेटों के बीच में विभवांतर 1 वोल्ट उत्पन्न हो जाता है, तो उसकी धारिता क्या कहलाती है, 1 फैराड कहलाती है ना, क्या कहलाती है, 1 फैराड कहलाती है। तो ये हो गया आपके संधारित्र का सिद्धांत।